Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will learn the 8th chapter of Standard 12th Geography, that is chapter number 8, Geography, Nature and Scope. So in this chapter there is a one activity in the beginning, that is let's recall. Dear students, you have been studying geography either as a part of environmental studies since standard 3rd or as a social studies since standard 6. सो ज्योग्राफी आपने पहले ही ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है एज ए पार्ट ऑफ environmental studies in standard 3rd, from standard 3rd, and as a social studies from standard 6 to standard 10, and is an independent subject since standard 11. और स्टैंडर्ड 11 से ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह आपने जो है इसे आप स्टडी कर रहे हैं. योर जर्नी टू अंडरस्टैंड आवर होमलैंड अर्थ begin with the study of the cardinal direction in standard 3rd. In the consecutive academic years you have learned various geographical concepts. तो अब तक की आपकी जो जर्नी रही है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, अपना होमलैंड अर्थ जो है, देन बहुत सारे जो सोशल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, ये भी आपने स्टैंडर्ड 3rd से जो है अब तक जिसे ऑलरेडी लर्न किया है ज्योग्राफी के बहुत सारी कंसेप्ट को. नाउ जस्ट रिकॉल द वेरियस कंसेप्ट दैट यू हैव लर्न टिल नाउ एंड मेक ए लिस्ट ऑफ देम. और अब तक आपने जो भी कंसेप्ट लर्न की है उसको आपको रिमेंबर करना है, उसको रिमाइंड करना है. और नीचे दिया गया एक टेबल है यहाँ पर, ऑल्सो क्लासीफाई देम अंडर डिफरेंट कैटेगरीज गिवन बिलो इन द टेबल. और उन सब कंसेप्ट को क्लासीफाई करना है इस टेबल के अंदर उनके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग. वन इन ईच कैटेगरी हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. और इस टेबल में एक ऑलरेडी एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जिससे हमें हेल्प होंगी इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए. टेबल 8.1. सो फर्स्ट कॉलम है रिलेटेड टू लिटोस्फियर. तो लिटोस्फियर मीन्स द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अर्थ सरफेस पर सबसे पहले तो माउंटेन है यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल. देन नेक्स्ट देखेंगे हम जो रिलेटेड टू लिथोस्फियर है उसमें माउंटेन के बाद प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, वैली, मिनरल्स, रॉक्स एंड सॉइल. तो ये सब लिथोस्फियर से रिलेटेड कंसेप्ट है. देन रिलेटेड टू हाइड्रोस्फियर, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ओशंस के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, क्रीक, बे एंड स्ट्रीम. देन नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पर रिलेटेड टू एटमॉस्फियर. तो एटमॉस्फियर में यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है क्लाइमेट के बाद वेदर, विंड्स, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, क्लाउड, प्रिसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी. देन नेक्स्ट है रिलेटेड टू बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर में फर्स्ट है यहाँ पर वेजिटेशन, देन इकोसिस्टम, फूड चेन, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, बर्ड्स, ग्रास लैंड, इकोलॉजिकल बैलेंस. देन नेक्स्ट है यहाँ पर रिलेटेड टू मैन एंड हिज एक्टिविटीज. तो यहाँ पर मैन से रिलेटेड है. तो फर्स्ट है यहाँ पर एग्रीकल्चर, देन पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. देन लास्ट कॉलम है यहाँ पर अदर कंसेप्ट्स. तो यहाँ पर है फर्स्ट मैप्स, देन मैप प्रोजेक्शन, टोपोशीट, वेदर मैप्स, एरियल फोटोग्राफ्स, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस एंड फील्ड सर्वे. तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हुई. देन मेन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम. तो फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, जो टाइटल है हमारे लेसन का. While studying
geography, you have learned about the physical environment of the earth as well as the human activities and their interactive relationship with each other. तो अब तक जो हमने ज्योग्राफी स्टडी किया है उसमें ऑलरेडी हमने जो अर्थ सरफेस का फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ा है। देन उसी के साथ साथ द ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके बारे में भी हमने स्टडी की है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है इसकी भी हमने स्टडी की है, किस तरह से फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है ह्यूमन एक्टिविटीज को। ये हमने ऑलरेडी इसमें स्टडी की है ज्योग्राफी में। द नेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज फुल ऑफ वेरिएशन। तो जो अर्थ सरफेस का नेचर है ये, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसमें चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो अर्थ सरफेस जो है ये हर जगह एक जैसा नहीं है, इसमें बहुत सारी अलग अलग जो है फीचर्स पाए जाते हैं। देयर आर वेरियस फीचर्स विद द वेरिएशंस। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जिसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, जो टाइम के साथ जो है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है सच एज माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशियन, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स एंड मेनी मोर। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जिनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं टाइम के साथ और प्लेस के साथ, इनमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑन द ग्लोबल एंड लोकल लेवल, its impact on vegetation and wildlife, wind pattern, soils and its types etc. are also studied in geography. तो climatic patterns जो है ग्लोबल लेवल एंड लोकल लेवल पर, देन उसका इम्पैक्ट क्या होता है वेजिटेशन पर और वाइल्ड लाइफ पर, क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी स्टडी किया जाता है। विंड पैटर्न की स्टडी की जाती है, सॉइल एंड इट्स टाइप्स, तो सॉइल और उसकी टाइप्स की भी स्टडी की जाती है ज्योग्राफी के अंदर। देन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, सबमरीन रिलीफ मीन्स द बॉटम ऑफ द ओशन, सबमरीन रिलीफ एंड ओशन करंट्स, सैलिनिटी एक्सेट्रा आर ऑल्सो स्टडीड बाय ए ज्योग्राफर। तो ये सारी चीजें जो है ये ज्योग्राफी में स्टडी की जाती है। ऑल दिस फिजिकल एस्पेक्ट्स अफेक्ट द ह्यूमन पॉपुलेशन। और जितने भी यहाँ पर नेम मेंशन है, जितने भी फीचर्स है यहाँ पर, ये सब फिजिकल एस्पेक्ट से, सब नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल फिनोमिना है जो अफेक्ट करती है ह्यूमन पॉपुलेशन को। यानी कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पर जो अर्थ सरफेस पर पाई जाती है, चाहे वो माउंटेन हो, प्लेट्यू, लैंडफॉर्म जो है, देन प्लेन, रिवर, फॉरेस्ट, ये सारे नेचुरल फिनोमिना जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो किस तरह से अफेक्ट करते हैं ये हम आगे देखेंगे अभी। This factor bring about variation in social and cultural features too. तो ये जो फिजिकल फैक्टर्स है ये चेंजेस लाते हैं, वेरिएशंस लाते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के सोशल एंड कल्चरल लाइफ के अंदर, और उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। और ये चेंजेस जो है प्लेस टू प्लेस होते हैं और टाइम टू टाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ सरफेस पे देखें तो डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट तरह का हमें सोशल लाइफ दिखाई देती है, देन कल्चरल लाइफ दिखाई देती है। वहाँ के जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लोगों के सोशल जो है लाइफ होती है, कल्चरल लाइफ होते हैं, ट्रेडिशन, देन लैंग्वेज, इस तरह से ये सब चेंजेस वहाँ पर उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट रहेगा फिजिकल या जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन रहेंगी उसके अकॉर्डिंग ये सारी चेंजेस हमें प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम हमें दिखाई देते हैं। दिस वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स। और ये वेरिएशंस हमें ये वेरिएशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स। तो जिस तरह से किसी एरिया में फॉर एग्जांपल अगर माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पर सेटलमेंट जो रहेंगी वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स रहेंगी। अगर उसी तरह से अगर प्लेन रीजन है वहाँ पर सेटलमेंट जो रहेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप रहेगा बिकॉज ऑफ प्लेन रीजन। देन जहाँ पर पोर्ट्स फैसिलिटी है,
नेचुरल पोर्ट्स या मैनमेड पोर्ट्स है, देन मार्केट एरिया वहाँ पर अवेलेबल है, और भी दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद होंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर हमें दिखाई दे सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर पोर्ट्स और मार्केट है तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी रहेंगी वो बहुत ज़्यादा रहेंगी बिकॉज ऑफ पोर्ट्स एंड मार्केट। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड का ऑक्यूपेशन लार्ज स्केल पर पॉसिबल होगा। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स जो है ये ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को भी ये सारे फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट करते हैं। मेनी अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय मैन अक्रॉस द एंटायर पीरियड ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें अफेक्ट होती है उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर थीम्स। तो जो सब्जेक्ट मैटर है ज्योग्राफी का इसे डिवाइड किया गया है दो मेजर थीम्स के अंदर, दो मेजर कैटेगरीज है। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स एंड सेकंड है ह्यूमन फैक्टर्स। दिस हैज गिवन राइज टू टू ब्रांचेस इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो इसमें से टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो है ये हमने ऑलरेडी स्टडी की है। जो फर्स्ट ब्रांच है ज्योग्राफी की वो है फिजिकल ज्योग्राफी। तो स्टैंडर्ड 11 में जो हमारी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक थी ये सब थी फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें हमने जो नेचुरल फिनोमिना है, जो नेचुरल थिंग्स है ऑन द सरफेस एंड अराउंड द सरफेस जो है उसकी स्टडी की थी। देन जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड ब्रांच है ज्योग्राफी की वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड 12 का जो ज्योग्राफी है, जो टेक्स्ट बुक है हमारी वो है ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो हम स्टैंडर्ड 12 में जो ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों की डेफिनेशन वगैरह देखेंगे हम। तो जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ स्लोप, then composition, structure, weather and climate, winds, precipitation, climate types, then oceans, seas, lakes, rivers and life forms including human being and macroorganism, ecosystem, food chain, ecological balance, etc. तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज है जो सब नेचुरल फिनोमिना है जो ऑलरेडी हमारे अर्थ सरफेस पर नेचुरली जो है ये मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल लैंडफॉर्म्स हो गए। लैंडफॉर्म्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कवर पेज है स्टैंडर्ड 11 का जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी की है। तो लैंडफॉर्म में हम यहाँ पर माउंटेन्स देख सकते हैं, प्लेट्यू रीजन, देन यहाँ पर है प्लेन रीजन हम देख सकते हैं, देन फॉरेस्ट, रिवर, लेक, देन डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरिया, ये सारी चीजें जो है, देन स्लोप ऑफ द सरफेस। तो ये सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूड होती है जो मैन मेड नहीं होती है बल्कि नेचुरल होती है। नेचुरली ये सब अर्थ सरफेस पर हमारे मौजूद है और एज ए रिसोर्स हम इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट। तो इसे कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। दैट ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है बेसिकली हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो जो भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसका रिलेशनशिप हम देखते हैं उसके नेचुरल इन्वायरमेंट्स के साथ। तो किस तरह से ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और अपने जो उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहती है उसमें किस तरह से वो उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम कवर पेज देखें स्टैंडर्ड 12 का तो यहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, फॉर एग्जांपल माउंटेनियस रीजन, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। देन रिवर के पास यहाँ पर हम ह्यूमन सेटलमेंट को देख सकते हैं, रूरल सेटलमेंट है यहाँ पर। देन यहाँ पर लेक के पास जो है यहाँ पर हमें एक अर्बन सेटलमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्लेन रीजन के अंदर हमें एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड हिज नेचुरल इन्वायरमेंट। तो किस तरह से मैन यूटिलाइज करता है, किस तरह से अडॉप्ट करता है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को अपनी
डेवलपमेंट के लिए, और किस तरह से अलग अलग तरह के वो एक्टिविटीज जो है वहाँ पर परफॉर्म करता है, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करता है, ये सारी चीजें जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी ह्यूमन ज्योग्राफी की कंसेप्ट हमें दिखाई दे रही है, सेटलमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, रूरल एंड अर्बन, देन उनके पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं हमें, उनका डेंसिटी भी दिखाई दे रही है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, सेमी कॉम्पैक्ट है, ये भी हम यहाँ पर कवर पेज से बता सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल रीजन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एग्रीकल्चरल रीजन हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। देन हमें ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में हमें रोडवेज दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पर रेलवेज है, देन यहाँ पर एयरवेज और यहाँ पर वाटरवेज हमें दिखाई दे रही है। देन कोस्टल एरिया में हमें टूरिज्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है अर्बन सेटलमेंट है, यहाँ पर स्लम एरिया हमें दिखाई दे रहा है इस पार्ट के अंदर। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप हमें स्टडी करना पड़ती है, किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो यूटिलाइज करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेस को फॉर द डेवलपमेंट। तो आगे हम देखेंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू ह्यूमंस सोशल एंड इन्वायरमेंटल फेनोमेना अराउंड द वर्ल्ड। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो रिसोर्सेस हो या पॉपुलेशन हो, डेंसिटी हो, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। और जो भी ह्यूमन से रिलेटेड उसके सोशल एस्पेक्ट है, चाहे वो रिलीजन हो, देन लैंग्वेज हो, उसका और भी दूसरी चीज़ें हो, ये सारी स्टडी की जाती है ज्योग्राफी के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है, इसमें हम सिर्फ नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं और इसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं मैन एंड हिज नेचुरल एनवायरनमेंट की। नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। सो यहाँ पर न्यू कंसेप्ट है नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ एंड फिनोमिना रिलेटेड टू इट। तो ज्योग्राफी में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द अर्थ और उससे रिलेटेड जो फिनोमिना है उसकी स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। द अर्थ इज डायनामिक। तो अर्थ जो है ये डायनामिक है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस और बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वी फाइंड देयर आर वेरिएशन इन इट्स फिजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट्स। तो इसके अंदर ज्योग्राफी में जो फिजिकल फीचर्स है और जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, इन दोनों के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट एंड कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर। ज्योग्राफर स्टडी देश डिस्ट्रीब्यूशन, देयर पैटर्न्स एंड देश वेरिएशन। तो जो ज्योग्राफर्स होता है वो स्टडी करता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंडस्ट्री का हो, एग्रीकल्चर का हो, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें स्टडी करते हैं एज ए ज्योग्राफर। देन पैटर्न्स हो गए, तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, क्रॉप का पैटर्न होता है, सॉइल पैटर्न होता है, ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न्स होता है। तो बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं ज्योग्राफी में अर्थ सरफेस के ऊपर, वो भी इसमें स्टडी किए जाते हैं और उनसे होने वाले जो वेरिएशंस है इन डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न्स के अंदर जो भी वेरिएशंस होते हैं ये भी हम स्टडी इसमें करते हैं। ज्योग्राफी में बहुत सारे चेंजेस इसमें होते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में भी। इन एडिशन ज्योग्राफर ऑल्सो स्टडी द कॉज बिहाइंड दिस फिनोमिना। तो जो ज्योग्राफर होता है वो ये भी स्टडी करता है कि उनके वेरिएशन के पीछे क्या कॉजेज है, क्यों ये चेंजेस आ रहे हैं, इसके भी स्टडी जो है एज ए ज्योग्राफर हमें करनी होती है। जो भी फिनोमिनाज है, जो भी वेरिएशन उनमें आए, उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, ये भी ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किया जाता है। Thus, a geographer is interested in knowing the cause and effect relationship between this distribution and patterns। तो ज्योग्राफर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि ये जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं और उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है और उसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं और उसकी रिलेशनशिप क्या है बिटवीन देश डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो ज्योग्राफर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और उसे जानने की वो कोशिश करता है।
फॉर एग्जाम्पल ए जोग्राफर स्टडीज वेरियस क्रॉप्स इन डिफरेंट रीजन। तो जोग्राफर स्टडी करता है वेरियस क्रॉप्स की इन डिफरेंट रीजन। अगर हम देखें क्रॉप्स को, तो हर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की जरूरत होती है जहाँ पर उस क्रॉप की ग्रोथ होंगी। उसके लिए पर्टिकुलर एक रेनफॉल की अमाउंट चाहिए, देन वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल होना जहाँ पर उस क्रॉप की ग्रोथ हो सकती है। तो हर रीजन के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक पैटर्न रहता है, देन डिफरेंट टाइप की वहाँ पर सॉइल रहती है। तो हर रीजन की एक पर्टिकुलर क्रॉप रहती है फेमस जहाँ पर उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर के अंदर जो है वो एप्पल की ग्रोथ ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट है, फेवरेबल सॉइल वहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से अलग अलग रीजन की एक अलग अलग क्रॉप होती है। ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट। तो जब हम स्टडी करते हैं वेरियस क्रॉप्स की इन डिफरेंट रीजन, तो हमें पता चलता है कि ये रिजल्ट है, ये चेंजेस उनमें है क्यों, डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से। हर रीजन में डिफरेंट क्लाइमेट होता है, देन डिफरेंट सॉइल होती है वहाँ पर, देन डिमांड होती है डिफरेंट, डिमांड इन मार्केट एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और वहाँ पर जो एप्लीकेशन किया जाता है प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट क्रॉप्स को, उसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी और मेथड्स यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो जिसकी वजह से अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की हमें डिफरेंट यहाँ पर क्रॉप्स की ग्रोथ हमें दिखाई देती है। बाय स्टडीइंग ए रीजन he can tell what type of economic activities are most suitable for a region। तो हमें ये सब स्टडी करने के बाद ज्योग्राफर को ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेंगी। यानी कि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है और वाटर अवेलेबल रहेगा वहाँ पर, तो हम बता सकते हैं कि इस रीजन के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेंगी। उसी तरह से अगर किसी रीजन के अंदर बहुत सारी मिनरल्स अवेलेबल रहेंगे तो वहाँ पर माइनिंग, और माइनिंग की वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो इस तरह से वहाँ पर उस रीजन की स्टडी करने के बाद वहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सुटेबल है ये हमें पता चलता है। और ज्योग्राफर ये सब स्टडी करने के बाद बता सकता है कि यहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए। Also, a geographer studies space और area और a geographical location। तो जोग्राफर है वो ये भी स्टडी करता है डिफरेंट स्पेसेस की, देन डिफरेंट एरिया और जोग्राफिकल लोकेशन की। तो हर एरिया जो है अर्थ सरफेस का वो एक दूसरे से अलग है, अलग अलग उन पे फीचर्स पाए जाते हैं। किसी एरिया के अंदर बहुत सारे माउंटेनियस एरिया है, तो कोई प्लेटू रीजन है, तो कुछ एरियाज के अंदर फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, तो कहीं पर वैलीज मौजूद है, कहीं पर लेक है, रिवर है। तो इस तरह से हर रीजन जो है, हर ज्योग्राफिकल लोकेशन की अलग अलग उसकी पहचान होती है, और इसकी स्टडी भी जो है वो ज्योग्राफर करता है, अलग अलग एरिया और अलग अलग स्पेसेस की। दिस ज्योग्राफिकल फेनोमेना वेदर फिजिकल और ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक। तो जितने भी ये फेनोमिनाज है, ज्योग्राफिकल फेनोमिनाज है, चाहे वो फिजिकल फेनोमिना हो या फिर ह्यूमन फेनोमिना हो, ये सब स्टैटिक नहीं है, यानी कि ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बट हाईली डायनामिक। इसमें बहुत सारे डायनामिक से बहुत सारे चेंजेस इसमें आते रहते हैं। दे चेंज ओवर टाइम। तो ये चाहे वो फिजिकल फेनोमिना हो या ह्यूमन फेनोमेना हो, ये टाइम के साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी वेदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रफली 30 years एंड डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। तो किसी भी रीजन का हमें अगर क्लाइमेट डिसाइड करना हो तो हमें जो वहाँ की वेदर कंडीशन होती है उसकी स्टडी करना पड़ता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक हमें उस वहाँ की जो वेदर कंडीशन होती है रफली 30 years तक हमें उसकी स्टडी करना पड़ती है हर रीजन की, और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस रीजन का क्लाइमेट किस तरह का है।
तो इस तरह से फॉर ए लॉन्ग टाइम हमें स्टडी करना पड़ती है, तब जाकर हम वहाँ की क्लाइमेट जो है उस रीजन का पर्टिकुलर बता सकते हैं। वहाँ का क्लाइमेट हॉट है या कोल्ड है या फिर रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हर रीजन का हम क्लाइमेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है मानसून क्लाइमेट। तो मानसून जो क्लाइमेट है यहाँ पर जो है, अगर एक रीजन एक साल में अगर वहाँ पर इंडिया के अंदर किसी रीजन के अंदर रेनफॉल नहीं होंगी तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मानसून का क्लाइमेट नहीं, बल्कि इसका एवरेज निकाला जाता है। जो भी वेदर कंडीशन होती है तो 30 इयर्स तक वहाँ पर उस रीजन का वेदर कंडीशन का जो है एवरेज निकाला जाता है, और तब जाकर जो है वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है उस प्लेस का। फॉर एग्जांपल इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है मानसून क्लाइमेट है यहाँ पर। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डेवलपमेंट ऑफ ए लैंडफॉर्म और द एज ऑफ द अर्थ आर various phenomena which are of the interest of a geographer as they concerned with time। तो जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के एज ए इंडियन सिटीजन हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हमें इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन की और दैन वर्ल्ड पॉपुलेशन की हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है टाइम के साथ किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है लैंडफॉर्म का, उसी तरह से द एज ऑफ द अर्थ, ये सब फिनोमिनाज है, चाहे वो नेचुरल फिनोमिना हो या ह्यूमन फिनोमिना हो। तो इसमें एक ज्योग्राफर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इसकी स्टडी के अंदर, ये सारे एस्पेक्ट्स की, ये सारे वेरियस फिनोमिनाज की। और क्योंकि ये सारे फिनोमिनाज जो है ये टाइम के साथ इनका कंसर्न है, ये टाइम के साथ चेंज होते जाते हैं, टाइम के साथ इनमें चेंजेस आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है या पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। देन डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म हमें अर्थ सरफेस पर दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से टाइम के साथ जो ये सारी चीज़ें चेंज होते रहती है, इसलिए ज्योग्राफर का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इनकी स्टडी में। दस ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो इसलिए ज्योग्राफी जो है ये स्टडी है स्पेस और टाइम की, अलग अलग स्पेस में अलग अलग प्लेस में डिफरेंट तरह के हमें एस्पेक्ट और फीचर्स दिखाई देते हैं, और टाइम के साथ भी ये वेरिएशंस जो है उसमें आते जाते हैं। तो इसमें ज्योग्राफी है स्टडी है स्पेस और टाइम की। दिस मेक्स ज्योग्राफी डायनामिक इन नेचर। तो ये ज्योग्राफी को डायनामिक बनाती है इन नेचर के अंदर, यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और आगे भी बहुत सारे चेंजेस अर्थ सरफेस पर होने वाले हैं। इन शॉर्ट, a geographer tries to answer the questions where, when, what and why। तो अगर हम शॉर्ट में बताएं तो ज्योग्राफर जो है कोशिश करता है आंसर फाइंड आउट करने की, वेयर, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई। यानी कि अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है किसी भी रीजन के अंदर, जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं वो जानना चाहता है, कब आए वो जानना चाहते हैं, व्हाट यानी कि क्या उसका रीज़न है, क्या है, क्यों हो रहा है, और वाई यानी कि उसका रीज़न क्या है। ये सारे चीज़ें जो है ज्योग्राफर यहाँ पर जानने की कोशिश करता है, इनके आंसर वो वहाँ पर तलाशता है। तो ये ज्योग्राफी में मेन हम जो है इसका ज्योग्राफी का नेचर है। सो यह वीडियो जो है हमारा यहाँ पर एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।